जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर ईमेल का पार्ट 7, जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर ईमेल का पार्ट 7। और कल भी हमने पार्ट 7 ही डिस्कस किया था, लेकिन किसी कारणवश कल की जो क्लास है वो प्रॉपर तरह से नहीं चल पाई थी। कुछ बच्चों तक आवाज, वीडियो सब कुछ बढ़िया जा रहा था, बट कुछ बच्चों की क्लास बार बार बैक हो रही थी, और जिस वजह से हमने वो क्लास बहुत ही छोटी यानी कि 20-25 मिनट की ली थी, और उस 20-25 मिनट में भी 2-3 बार डिस्टरबेंस हो गया था। तो इस वजह से फिर हमने उस क्लास को हटवा दिया, पूरी तरह से डिलीट करा दिया, और जो चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी वो भी हम दोबारा से पढ़ेंगे, और उसके आगे की चीजों को भी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से बता देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। और चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलें तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एम एस एक्सेल के पार्ट 7 को पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में जो भी दिक्कत परेशानी थी उस सबको साइड से करके बिल्कुल दोबारा से नए तरीके से हम यहाँ पर अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उससे पहले एक लाइन आप सभी के लिए, कि आपको एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है जो आपको सुबह बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। तो लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, अब बस आप रोज सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हो या नहीं छोड़ते वो आप पर डिपेंड करता है। आप पूरे दिन में क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, लेकिन आप हार तभी जाते हो जब आप अपने अलार्म को 5 मिनट के लिए बंद करके 2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाते हो, और फिर आपका मूड खराब हो जाता है। हालांकि अगर तुम चलो 1 घंटे सो भी लिए एक्स्ट्रा, तो फिर मूड खराब मत करो, फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरे दिन पढ़ो। लेकिन वो 1 घंटा ज्यादा सोने के चक्कर में हम पूरे दिन अपने आप को कोसते हैं, और फिर हम पूरे दिन बस कोसते ही रहते हैं। जो बचा हुआ टाइम था उसमें भी नहीं पढ़ते। अब हम ये सोचते हैं आज तो नहीं उठ पाया, कल उठूंगा तब पढ़ूंगा। अरे भाई, 1 घंटे ही तो खराब हुआ है, बाकी का टाइम तो आपके पास है, उसे पूरी तरह से पढ़ाई में लगा दो, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई को दो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। जैसे एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप था, वैसे ही होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। तो आप देखेंगे कि इस अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है आपका, ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन होता है, इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन होता है, विरैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर, तो आप कहेंगे अलाइनमेंट, ये हो गया, टेक्स्ट ओरिएंटेशन हो गया, विरैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। ये ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के आपके होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले अलाइनमेंट के बारे में। तो जैसे एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट थे हमारे, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, बिल्कुल उसी प्रकार से, है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहां पर देखोगे कि जो एमएस एक्सेल है यहाँ पर टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं, और टोटल 2 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन कहां पर है, होम मेन्यू के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर एक अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें टोटल 6 प्रकार के अलाइनमेंट आपके होते हैं, जिसमें कि 3 वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं। वर्टिकल कौन कौन से होंगे, तो टॉप, मिडिल और बॉटम। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, तो लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। आप देख सकते हो जो ये ऊपर की तरफ आपको दिए गए हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ये हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के क्या हैं, ये हमारे यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑप्शन, ये 2 प्रकार के अलाइनमेंट हमारे मौजूद होते हैं। कहाँ पर, एमएस एक्सेल के
अंदर। ठीक है, 24 फरवरी की क्लास शो नहीं हो रही। 24 फरवरी को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं मैंने यही पढ़ाया था, लेकिन क्लास दिक्कत कर रही थी इसलिए उस क्लास को डिलीट कर दिया था, और जो बच्चे उस क्लास को नहीं देख पाए थे इसलिए हमने इस क्लास को दोबारा से आपका लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल वाली क्लास की आपकी छुट्टी हो गई, आप ऐसे मान करके चलो कल कोई क्लास आपकी हुई ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि बताओ दिए गए चित्र का अध्ययन करें व बताएं कि A1 या B1 या A2 या B2 सेल में जो कंटेंट लिखा है उनमें कौन सा अलाइनमेंट यूज हुआ है। स्टडी द गिवन पिक्चर एंड टेल इन विच अलाइनमेंट द कंटेंट रिटन इन सेल्स A1 B1 A2 B2 इज रिटन। यानी कि आप देखेंगे कि मान लो ये जो टेक्स्ट है तो ये यहाँ पर कौन से अलाइनमेंट में लिखा गया है। तो पहले वर्टिकल में चेक करो, ये टॉप अलाइनमेंट में लिखा गया है, ये बॉटम अलाइनमेंट में लिखा गया है या मिडिल में। तो आप कहेंगे भैया जी ये हमारा मिडिल में है। कहाँ पर है, बीच में है, तो हम ये कौन सा कहेंगे, वर्टिकल में, तो ये मिडिल अलाइनमेंट में है। अच्छा, अब अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसका चेक करोगे तो ये लेफ्ट है, ये राइट है या ये सेंटर अलाइनमेंट में है। तो आप कहेंगे इस तरीके से जब आप चेक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है। किसमें, तब ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, तो अब हम इसे यहां पर कहेंगे कौन सा, मिडिल लेफ्ट। क्या कह देंगे, ये हो जाएगा हमारा मिडिल लेफ्ट या लेफ्ट मिडिल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो अगर मैं वर्टिकल में चेक करूंगा तो टॉप मिडिल और बॉटम यानी कि मिडिल में है, और अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेक करूंगा तो कौन सी होगी, लेफ्ट राइट या सेंटर। तो आप कहेंगे इसमें होगी हमारी सेंटर। तो यहां पर अलाइनमेंट कौन सी यूज हुई है, मिडिल सेंटर यूज हुई है। यहां पर कौन सी यूज हुई है आपकी, तो आप कहेंगे यहां पर मिडिल सेंटर यूज हुई है। ठीक है, इसमें कौन सी यूज हुई है जी, तो वर्टिकल में तो टॉप हो गई और वैसे देखेंगे तो लेफ्ट हो गई यानी कि टॉप लेफ्ट। ठीक है, और अगर मैं इधर चेक करूं तो भैया मिडिल राइट, क्या हो जाएगी आपकी, मिडिल राइट, मिडिल राइट। तो कोई दिक्कत, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है तो यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं आएगी आपको, आप बड़ी ही आसानी के साथ बता देंगे यस और नो। चलिए ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई अलाइनमेंट से संबंधित। एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि हाँ अलाइनमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। MS एक्सेल में टोटल कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 6। कौन कौन से, तो हमने 2 भागों में बांटा है इसे, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में तीन को बांट दिया और 3 को हमने बांट दिया किसमें, वर्टिकल में। वर्टिकल, तो 3 को बांट दिया हॉरिजॉन्टल में और 3 को बांट दिया वर्टिकल में। जो वर्टिकल है आपके वो है टॉप मिडिल और सेंटर, टॉप मिडिल और बॉटम, और जो आपके कौन से वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाले हैं, वो है आपके MS वर्ड की तरह लेफ्ट सेंटर और राइट। यही बात मैंने आपको बताई है, किस सेल में कौन सा लगा है ये आप उसे देख करके खुद ही पहचान जाओगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन का। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि बताओ MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन आखिर मिलता कहां पर है। अगर मैं अपने टेक्स्ट में ओरिएंटेशन लगाना चाहता हूं तो मैं उसे कैसे लगा सकता हूं, तो आप कहेंगे वो हमें होम मेन्यू के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप पर जब हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कैसे मिलता है, तो आप कहेंगे कि जब हम होम मेन्यू पर क्लिक करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप पर क्लिक करते हैं, तो हमें टेक्स्ट ओरिएंटेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो अब आप आगे देखोगे ये इसका यूज किया किस लिए जाता है, तो अपने टेक्स्ट को तिरछे यानी कि ऐसे या लंबवत घुमाएं या ऐसे, यह किसी संकीर्ण कॉलम को लेबल करने का एक शानदार तरीका है। यानी कि अगर यहां पर ऐसे करके कोई जानकारी दी है और इसके बगल के कॉलम में आप किसी चीज को ऐसे दिखाना चाहते हो, मान लो RWA, ठीक है, ये RWA के सभी पार्ट्स हैं, या फिर इसी RWA को आप ऐसे लिखना चाहते हो
तो हम यहाँ पर इस टेक्स्ट ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो हम यहाँ पर टेक्स्ट ओरिएंटेशन का प्रयोग कर रहे होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं ये? तो आप देखेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एक होता है आपका एंगल क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, एक होता है आपका वर्टिकल टेक्स्ट, एक होता है रोटेट टेक्स्ट अप और एक होता है आपका रोटेट टेक्स्ट डाउन। रोटेट टेक्स्ट अप और एक होता है आपका रोटेट टेक्स्ट डाउन। कैसे? तो मैं एक बार आपको ये सभी चीजें, दोनों ही फंक्शंस प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन किया है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका एमएस एक्सेल को जब ओपन किया तो कुछ इस तरीके से हमने इसे ओपन कर लिया। ओके, अब आप देखेंगे कि मान लो मैंने क्या है कि यहाँ पर आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले कुछ सब्जेक्ट लिखे, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि मैथ्स, जैसे कि इंग्लिश, एसटीएम में आती है, जैसे कि साइंस, जैसे कि जीएस, ठीक है, और रीजनिंग। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसके बगल में मैं यहाँ पर मैं दिल्ली पुलिस लिख दूं, लेकिन जो मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस लिखूं वो सब में अलग अलग ना लिखना पड़े मुझे। जैसे अगर मैं नॉर्मली लिखूंगा तो देखो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ऐसे लिखा गया है, लेकिन अगर मैं इसके सामने एक ही जगह लिखना चाहता हूं तो पहले मैं इसे मर्ज करूंगा। मर्ज क्या होता है वो भी अभी देखेंगे। अब जो हमने टेक्स्ट लिखा वो ऐसे, या तो ऐसे लिखा जा रहा है या ऐसे लिखा जा रहा है, या ये टॉप मिडिल में आ गया, टॉप लेफ्ट, या तो ये अलाइनमेंट से सेट कर लो, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं कि यहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इसे टेक्स्ट ओरिएंटेशन दे सकते हैं, जिससे कि अब ये इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या है और आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है। बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? चलो, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक अगला ऑप्शन होता है हमारा इंडेंट का। इंडेंट क्या चीज होती है जी? तो एमएस वर्ड में इंडेंट क्या क्या काम था? जहां से आप नॉर्मली लिखते हो उसके थोड़ा आगे से बढ़कर, है ना, उसका थोड़ा सा राइट साइड की तरफ से लिखा जाता है, पीछे की जगह वैसी की वैसी खाली रहती है। वैसे ही आप देखेंगे कि अपनी सामग्री को सेल बॉर्डर से दूर ले जाएं, यानी कि ये आपकी सेल है। अब इस सेल में अगर आप जनरली यहां से लिखते हो, लेकिन आप चाहते हो यहां से ना लिखा जाए, इस सेल में यहां से लिखा जाए, यानी कि इतनी जगह आप खाली छोड़ना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करेंगे। किसका? इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करेंगे अपनी सामग्री। और डिक्रीज इंडेंट का क्या काम होगा कि जो आपने टेक्स्ट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है बॉर्डर से, उसे वापस पीछे की तरफ लाने के लिए। तो ये क्या है? अपनी सामग्री को सेल बॉर्डर के करीब ले जाएं। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखेंगे जैसे मान लो मैंने यहाँ जीएस लिखा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? मैंने यहाँ पर जीएस लिखा है। अब जैसे ही मैं से इंक्रीज इंडेंट करता हूं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि थोड़ी जगह खाली हो गई, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा और इंक्रीज इंडेंट करूंगा और जगह खाली हो गई।
ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, मैं कैमरा ठीक करा रहा हूँ, बस 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। सर क्लास क्लास होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो एक बार रुकेंगे थोड़ा सा, हम कैमरा ठीक करा रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है आपकी। सर की भाई कोई आवाज़ नहीं आ रही, आप अपनी तरफ से चेक करें। हेलो हेलो हेलो। कल क्लास हुई थी आपकी, लेकिन कल क्लास हटा दी गई थी, इसी वजह से कि थोड़ा सा क्या है, दिक्कत आ रही थी क्लास में। उस क्लास को डिलीट करके आज ये दोबारा क्लास लगाई गई है, कहीं गया नहीं था मैं। ठीक है, कैमरा खराब नहीं है हमारा, कैमरे की सेटिंग बिगड़ जाती है थोड़ी बहुत, है ना। चलो, कैमरे की सेटिंग खराब है, कैमरा खराब नहीं है। क्लास अजीब हो रही है, क्लास में प्रॉब्लम है, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट पेशेंस रखो, अभी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, है ना। अब देखो एकदम हो गए ना गोरे गोरे से। थोड़ा सा और रुक जाओ, अब ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। अब काफी हद तक आराम होगा आप सभी को, देखेंगे आप। हम्म अब ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो, अब नीला काला पीला जो भी आपको दिखाई दे रहा था वो सब सही हो चुका होगा। ब्लू हो रहा है, अब नहीं होगा भाई ब्लू। आप देखें, अब एकदम परफेक्ट हो गई होगी आपकी क्लास, ब्लू ब्लू हो रहे हो कल से। चलो, हल्की सी नॉर्मल की अपेक्षा है। अब ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं अपनी क्लास को आगे। चलो, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ये जीएस है ना, तो नॉर्मली क्या है कि इसका जो बॉर्डर बना हुआ है, इस जीएस का आप देखोगे कि इतना ऐसे बना हुआ है, कुछ ऐसे। अब ठीक है, अब ब्लू भी नहीं है। अब ब्लू अब पीला तो नहीं हो गया कहीं, बताएंगे। अब ठीक, कमेंट दिखाइए भैया, बस एक बार आगे से ठीक कर लेते हैं, फिर सही हो जाएगा। ब्लू ठीक हो चुका है, अब बताएंगे अब कौन सा कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है, अब भी कोई दिक्कत है? अब कोई पीला ईला तो नहीं दिख रहा किसी को, ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। अब ठीक है सब कुछ। येलो, येलो आ रही है। अच्छा, पीला नहीं, ठीक है। चलो, अब इतना ठीक है बिल्कुल एकदम से। तो आप देखोगे जब आप इंक्रीज इंडेंट कर देते हो तो जो ये टेक्स्ट है, ये राइट साइड की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप रिमूव इंडेंट करोगे तो ये वापस अपनी जगह पर आने लगेगा। ये हमारा यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इंडेंट और रिमूव इंडेंट है। देखो आगे की तरफ ले जाऊंगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा टेक्स्ट, और रिमूव इंडेंट करूंगा तो ये वापस अपनी जगह लेता चला जाएगा। ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, आप बढ़िया तरह से क्लास को पढ़ लो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो दिक्कत सबको होती है वो हमें पता चल जाती है और वो तुरंत ठीक करा ली जाती है, लेकिन जो नहीं है दिक्कत वो ना परेशान करें। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया इंडेंट का ऑप्शन कहाँ होता है, इसके लोगो कैसे होते हैं और ये कैसा दिखता है। चलो, इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारे एमएस एक्सेल में व्रैप टेक्स्ट का। जी, व्रैप टेक्स्ट का क्या काम है? तो मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। ठीक है, मैंने ये कल भी यही लिखा था। मैं लिखना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। तो आप देखोगे कि अभी तो ये लिख गया सीधा सीधा, लेकिन अभी जब हमने इसे यहां पर लिखा तो जो टेक्स्ट है वो भैया, कॉलम रो तो इतनी बड़ी है, सेल तो इतनी छोटी सी ही है आपकी, लेकिन जैसे ही आप अब क्या करेंगे इसे, ये बाहर की तरफ निकल रहा है टेक्स्ट। अभी क्योंकि बगल वाली सेल में कुछ नहीं लिखा तो ये ऐसे आगे तक निकल कर हमें दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बगल वाली में सिर्फ पुलिस लिख देता हूँ या डीपीएचसीएम लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ था ये पूरा हमें विजिबल नहीं हो रहा। अब ये पूरा विजिबल कैसे हो? तो या तो आप इसके कॉलम को बड़ा करो बहुत, तब विजिबल होगा। अगर हमें कॉलम भी बड़ा नहीं करना, मैं ये चाहता हूं सीन वन, मैं ये चाहता हूं कि एक लाइन के नीचे ही दूसरा हमारा शब्द आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम यहां पर व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही हम व्रैप टेक्स्ट करते हैं तो जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके नीचे ही अगला टेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, आ जाता है। क्लियर और नोट? ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया व्रैप टेक्स्ट क्या है। अब मैंने जब प्रैक्टिकली बता दिया तब इसकी थ्योरी देख लो क्या है जी। कि
जब एक्सेल में हम कुछ टाइप करते हैं और वह एक सेल से बाहर निकल जाता है, तो उसी सेल में उसे सेट करने के लिए हम wrap टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को कई पंक्तियों में लपेटें ताकि आप इसे पूरा देख सकें। यानी कि जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है जो बाहर की तरफ निकल जा रहा है, उसे क्या करें, उसे एक से अधिक पंक्तियों में लपेटें, यानी कि एक के नीचे एक रखें, जिससे कि एक ही बार में आप उसके पूरा देख सको। When we type something in Excel and goes out of a cell, then we use wrap text to set it in the same cell, wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it. wrap text का ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, तो हम कहेंगे होम टैब के अलाइनमेंट रिबन में ये हमें देखने के लिए मिलता है। और इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एंटर होती है। क्या होगी wrap text की शॉर्टकट की, तो ये ऑल्ट प्लस एंटर होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है और पूरा wrap text भी इंपॉर्टेंट है। यहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एक अच्छा, और उसे वही बच्चा कर पाएगा जो बच्चा थोड़ा सा अच्छे से चीजों को पढ़ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। wrap text क्या होता है बात समझ में आ गई। अब एक अगला ऑप्शन होता है आपका मर्ज एंड सेंटर। तो समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे मैंने क्या करा, यहां पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, देखिएगा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीएस, रीजनिंग, और मैंने यहाँ पे लिखा मान लो दिल्ली पुलिस एचसीएम। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे मैंने ये तो दिल्ली पुलिस एचसीएम का सिलेबस दिखा दिया मान लो। यहाँ पर मैंने क्या करा, दिल्ली पुलिस एचसीएम का सिलेबस दिखा दिया। अब मुझे इसके नीचे दिखाना है किसका सिलेबस, आपका दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीयू का मान लो, है ना। अब मुझे यहाँ पर दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीयू का सिलेबस दिखाना है। फिर मुझे उसके नीचे सिलेबस दिखाना है कौन सा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मान लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसी 3 हेडिंग बनाई और ऊपर वाले में मैंने लिख दिया डीपीएचसीएम। इसके नीचे की जो सेल थी वहां पर मैंने लिख दिया क्या आपका, वहां पर मैंने लिख दिया दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ। ठीक है, और इसके नीचे की जो सेल है हमारी, यहां पर हमने इसे, अब देखो यहां पर दिक्कत क्या आएगी आपको नॉर्मली, कि जब आप देखो जैसे ऊपर हमने डीपीएचसीएम लिख दिया, यहां पे डीपी एडब्ल्यूओ टीपीओ लिख दिया। अब इसके नीचे जो सेल हैं वो 4 सेल हैं, इसके सामने 4 सेल ही, तो इसमें अलग लिख सकते हो, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। मैं चाहता हूं इन चारों की मिलकर के एक सेल बन जाए, एक पूरा डिब्बा बन जाए आपका। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो जैसे यहां पर अलग अलग सेल थी लेकिन इनका एक बन गया, ऐसे ही हम इन सेलों को सिलेक्ट करके और मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप इस मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके ओके बटन दबाएंगे, तो ये पूरी 5 से 4 सेल जो थी ये मिल करके एक सेल बन गई। मैं आपको एमएस वर्ड में भी बता चुका हूं मर्ज क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़कर एक सेल बना देना हमारा क्या होता है, मर्ज होता है आपका। ठीक है, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। क्या लिखेंगे अब, तो आप यहां पर लिखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अब ये निकल रहा है भैया, दिख नहीं रहा पूरा, तो हम यहां पर wrap टेक्स्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है जी, और यहां पर हमने क्या कर दिया, एंटर ऐसे कर दिया, देखो तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी लिख गया। तो आपने देखा यहां पर कि किस प्रकार से हमने यहां पर मर्ज का भी प्रयोग किया है ना, अलाइनमेंट का भी प्रयोग कर लिया, और साथ ही साथ हमने यहां पर पोस्ट सब्जेक्ट और मर्ज एंड सेंटर का भी प्रयोग कर लिया। अच्छा, जब हम ऐसी कोई फाइल बना रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमें ये फाइल एक ही पेज पर दिखानी है और ऊपर हमें हेडिंग भी डालनी है कि हमने दिल्ली पुलिस का कुछ बनाया है। तो अब आप देखोगे कि जैसे यहां पर अगर मैं इसके ऊपर एक हेडिंग डालना चाहता हूं, जब भी कोई चीज हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्कूल वगैरह में तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नाम डालना है हमें। अब अगर मैं अलग अलग डालूंगा भाई तो इससे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं इन दोनों को एक कर दूंगा, ये 2 अलग अलग सेल है, सेल 1 सेल 2, इन दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, मर्ज एंड सेंटर करा, ओके करा, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली पुलिस वैकेंसी। जैसे अंकित सर जब वीडियो बनाते हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार का जो डेटा मैं तैयार करता हूँ वो इसी के माध्यम से करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि देखो ये आपने यहाँ पर एक्सेल की एक सीट बना दी, एक टेबल बना दी, और ऐसी टेबलें आपसे बनवाई जाएंगी उन बच्चों से जिनका होगा कौन सा,
इनका CFT होगा। ठीक है, देखो और ये लास्ट। ठीक है, बॉर्डर का ऑप्शन, अब देखो मैंने जितने ऑप्शन बताए सारे दिखाता हूं आपको इसमें यूज करके। अलाइनमेंट क्या होता है, किधर की तरफ रखना है, लेफ्ट में, बीच में, राइट में या बीच में, टॉप, मिडिल या बॉटम, तो बीच में, दोनों तरफ से। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पर क्लॉकवाइज रखना है, नॉर्मल रखना है। व्रैप टेक्स्ट आप समझ गए। इसके बाद बोल्ड करना है या नहीं करना, इटैलिक करना है या नहीं करना, अंडरलाइन अगर सब पर करनी है तो देखो अंडरलाइन हो जाएगी। फॉन्ट का साइज अगर सबका बढ़ाना है, फॉन्ट अगर सबका आपको चेंज करना है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सभी की सभी चीजें, मर्ज एंड सेंटर, इंक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ समझ में आ गया। एक बार दिखाएंगे कमेंट और मुझे बताएंगे जल्दी से कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई। ये पूरी टेबल मैंने यहां पर कैसे बनाई है, इस तरीके की बना लोगे, खुद भी बनानी पड़ी कभी तो, यस और नो करो। तो व्रैप टेक्स्ट क्या होता है समझ में आ गया, और मर्ज एंड सेंटर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। क्योंकि जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके, चाहे वो हॉरिजॉन्टली दी हो चाहे वो वर्टिकली दी हो, जोड़ करके अगर हमें एक बड़ी सेल बनानी है तो हम वहां पर मर्ज सेल का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो देखो मैंने सब कुछ समझा दिया, समझ भी आ गया, बस थ्योरी की फॉर्मेलिटी रह गई है वो समझ लो। तो मर्ज एवं सेंटर का प्रयोग करके दो या दो से अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल क्रिएट कर सकते हैं। और सेल मर्ज होने के बाद स्प्लिट सेल की मदद से एक सेल को एक या एक से अधिक भागों में बांटा भी जा सकता है। यानी कि कंबाइन टू और मोर सिलेक्टेड सेल्स यूजिंग मर्ज एंड सेंटर to create a single cell, and after merging cells a cell can be divided into one or more parts with the help of split cell। merge and center का ऑप्शन कहां मिलता है हमें, तो होम टैब के अलाइनमेंट रिबन में मिलता है, होम टैब के अलाइनमेंट रिबन में। अब ये ऐसा सेम टू सेम नहीं लिखना होता, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहोगे ना, होम अलाइनमेंट मर्ज एंड सेंटर, तो इसका भी मतलब यही है जो ऊपर इस वाली इन दोनों लाइनों का है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे आपको यहां पर बनाने रहते हैं जिसे आप खुद से समझ सकें। ठीक है, कल तक इस कैमरे को सही करवा लेना भाई, कैमरा ऑलरेडी सही हो चुका है, अब क्या ही दिक्कत हो रही है तुम्हें बताओ। ठीक है, अब आप देखोगे चयनित सेल की सामग्री को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने के लिए मर्ज एंड सेंटर होता है। यह एक लेबल बनाने का शानदार तरीका है जो कई कॉलमों तक फैला हुआ है, और यदि दो बॉक्स को मर्ज किया जाता है तो पहले वाले का डेटा बचेगा बस। इस बात का क्या मतलब है, तो समझने की कोशिश करना। देखो मान लो यहां पर दो सेलें हैं, सेल मैं दोनों में कलर कर देता हूं थोड़ा, एक ये और एक ये, एक और मान लो। अब इसमें तो लिखा है डीपी, इसमें लिखा है HCM, इसमें लिखा है AWO। अब जब आप इन तीनों सेलों को मर्ज करोगे, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, दिखाई दे रहा है आप सभी को यस और नो ये चीज, चलो अब दिख रही होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर अलग अलग तीन सेलों में क्या किया, अलग अलग शब्द लिख लिए। लेकिन मुझे क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ना है ना, हमें क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ करके एक ही सेल में लेकर के आना है। तो हम इसे क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। लेकिन जब अलग अलग सेल में अलग अलग कंटेंट लिखा हो और हम इसे क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसे मर्ज करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप यहां पर मर्ज एंड सेंटर करोगे तो आपसे वो पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो इंटू लगाइए, यहां पे लिखा हुआ आएगा कि मर्जिंग सेल्स, ये लिखना नहीं है आपको, बस समझ लो कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू। यानी कि जब आप किसी सेल को मर्ज करोगे तो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली सेल का कंटेंट होगा, यानी कि जो यहां पर आपको ये डीपी दिखाई दे रहा है सिर्फ ये बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे कि यहां पर डीपी बचा और बाकी का सब क्या हो गया, हट गया आपका। ठीक है, सिर्फ डीपी बचा। ऐसे ही ये तो लेफ्ट वाला हो गया। अब मान लो यहां पे मुझे करना था इसी तरीके से डीपी HCM AWO।
अब अगर मैं इसे मर्ज करूंगा लंबाई में तो क्या होगा, तो सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डीपी बचेगा। तो बात क्लियर हुई आपको। ये हमारा हो गया इस बात का मतलब कि इफ टू बॉक्सेस आर मर्ज्ड देन ओनली द डेटा ऑफ द फर्स्ट वन विल बी सेव्ड, यानी कि जो सबसे लेफ्ट वाली सेल का डेटा होगा सिर्फ और सिर्फ वो आपका बचेगा। ठीक है, जब हम मर्ज पर क्लिक करते हैं तो हमें मर्ज सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, अनमर्ज सेल क्या चीज है? तो अनमर्ज सेल का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे ये थी, ठीक है, अभी ये क्या है, आपकी एक सेल हो गई जबकि ये तीन थी, जबकि ये तीन अलग अलग सेल थी, तीनों को जोड़कर एक अकेली बन गई। अब आप जो भी लिखोगे ना इस पर जाकर तो ये एक ही में लिखा जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये वापस अलग अलग हो जाएं, तो मैं यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके और अनमर्ज सेल पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर अनमर्ज सेल पर क्लिक किया, जैसे ही हमने यहाँ पर अनमर्ज सेल पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये सेल अलग हो गई। अब आप इस सेल को भी अलग कर सकते हो और ये सेल भी आपके ऑलरेडी क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो अनमर्ज सेल क्या होता है समझ में आ गया, मर्ज सेल क्या होता है, अनमर्ज सेल क्या होता है, दोनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। और यही सब बात ये फोटो भी आपको दर्शा रहा है कि मर्ज सेल क्या होती है। जैसे आपने कोई हेडिंग बनाई, कोई टेबल बनाई, उसमें अगर आपको ऊपर की सेलों को एक करना है तो वो मर्ज सेल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा इसी होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है, नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? तो इसी होम टैब के अंदर हमारा एक एक नंबर होता है आपका, कौन सा? आपका नंबर ग्रुप होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ग्रुप एमएस वर्ड में कहाँ मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप होता है। कहां पर? होम टैब के अंदर आपका नंबर ग्रुप मौजूद होता है, होम टैब के अंदर। ठीक है, चूज द फॉर्मेट फॉर योर सेल सच एज परसेंटेज, डेट और टाइम। यानी कि आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मान लो ये सेल है, नॉर्मली दिख रही है आप सभी को? नहीं दिख रही तो मैंने थोड़ा सा, मान लो ये वाली डी वाली को मैं पूरा ही क्या कर देता हूं, डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, कुछ ऐसे। अब जनरली जब आप इसमें कुछ टाइप करेंगे, अब आप जनरली इसमें कुछ टाइप करेंगे, मान लो मैंने लिखा 10, 20, 30, तो ये ऐसे टाइप हो जाएगा जैसे बिल्कुल साधारण अक्षर, इसमें कुछ भी अलग नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये आपके टाइप हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे ही मैं ये चाहता हूं कि ये जो पूरी कॉलम है ना, ये जो पूरा कॉलम है, मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा कॉलम है आपका, ये बी वाला, ये कैसे हो जाए, ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और तो मैं यहाँ पर नंबर में जाके परसेंटेज पे क्लिक करूंगा, तो अब आपको क्या करना है कि सीधे सीधे 10 लिखकर एंटर दबाओगे, अपने आप परसेंटेज लिख जाएगा। अपने आप जितना भी आप लिखोगे ना, परसेंटेज अपने आप लिख जाएगा। यानी कि कैसे हुआ ये, तो मैंने इस पूरी सेल को या जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसे उसे क्या कर दिया, उसे परसेंटेज फॉर्मेट में सेट कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये परसेंटेज ना होकर के यहाँ डॉलर का साइन आए, तो डॉलर का साइन आएगा। मैं चाहता हूं कि ये ना आकर के आकर यहाँ पर आपका कोई डेट आए, तो भैया डेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हम यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि चूज द फॉर्मेट फॉर योर सेल, अपनी सेल के लिए फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सुर सुर की आवाज आ रही है, कि ये आ रही है, कि वो आ रही है, भाई मेरे हाथ में फोन है, मेरे हाथ में क्लास चल रही है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना, आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। तो अब ये जो आपके नंबर वाला ऑप्शन होता है, इसमें क्या है, इसमें एक तो यहाँ से आप अपनी सेल के लिए फॉर्मेट चूज कर सकते हो। इसके अलावा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल क्या है तो वो समझेंगे कि मान लो आपने यहाँ पर 10 लिखा है और आप इस इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करते हो, तो क्या होगा, आपका पॉइंट, जो आपके पॉइंट के बाद जीरो होते हैं ना, वो बढ़ जाएंगे और वो घट जाएंगे। जब आप अपने फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में रखते हैं, तो आप कितने जीरो चाहते हैं उसके बाद में, जैसे हम 10 रुपए को 10 रुपए इतने पैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो वही जीरो आप यहाँ से इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल से क्या है, कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जनरल देखने के लिए मिलता है। क्या आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जनरल देखने के लिए मिलता है? ठीक है, चले, बाय डिफॉल्ट जनरल, जनरल यानी कि बिल्कुल सादा सिंपल, कुछ भी नहीं। अच्छा, कभी आपका भी मन करेगा जब आप काम करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या है कि डॉलर करेंसी नहीं दिखानी, आपको यहाँ पर रुपीज वाली करेंसी दिखानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर फॉर्मेट नंबर पर जाएंगे और यहाँ पर करेंसी चूज करके, यहाँ पर हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी दी होती है। यहाँ पर आप इंडिया की करेंसी चूज कर लोगे, रुपीज, हिंदी, ओके। अब आप देखोगे 10 रुपए, यहाँ मैं 500 लिखूंगा, अपने आप ये 500, इस पूरी को मैं यहाँ पे इसी वाली करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गए, करेंसी में गए और यहाँ पर हमने अपनी इंडिया की करेंसी क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब आप देखोगे, आप जहां भी मान लो आपने 10 रुपए लिखा, 5 रुपए लिखा, तो वो अपने आप क्या कर देगा, उसे कन्वर्ट कर देगा, 1,000, 2,000, 20,000, उसे अपने आप किस में कन्वर्ट कर रहा है, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारी सेल, ये क्या होती है हमारी, ये हमारी सेल पूरी बदल जाती है। यहां मैं परसेंटेज लिखना चाह रहा हूं, तो मैं सेल को उठा करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं यहां पर सिर्फ नंबर लिखूंगा, 5, 50, 70, 60, 100, अपने आप परसेंटेज आ जाएगी। जबकि जो जनरल है, यहां मैं 50 लिख रहा हूं तो यहां कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये हम अपनी सेल को क्या करते हैं, फॉर्मेट में सेट कर देते हैं अलग अलग तरीके से। और ये ऑप्शन मिलता है कहां पर है, मैं तो होम टैब के अलाइनमेंट के अंदर, नंबर ग्रुप के अंदर मिलता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट जनरल मौजूद होता है, जिसमें जिसका मतलब होता है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये मैंने लिस्ट भी यहाँ पर आपकी लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जनरल होता है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, इसके अलावा नंबर, आप नंबर लिख सकते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंटिंग में कर सकते हैं, छोटी डेट में कर सकते हैं, बड़ी डेट में कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट एबीसीडी जैसे लिखते हैं वैसे कर सकते हो, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, परसेंटेज और टाइम। तो जो लिस्ट खुलती है उसमें ये ऑप्शंस आपके मौजूद होते हैं। कोई ऐसा मेन्यू जिस पर क्लिक करके एक लिस्ट आ जाती है लंबी सी, उसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब मैं फॉन्ट के साइज, फॉन्ट की लिस्ट देख रहा हूं, तो ये देखो, ये लंबी सी लिस्ट आ गई, फॉन्ट के साइज को देख रहा हूं तो लिस्ट आ गई, या मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पर परसेंटेज देख रहा हूं तो लिस्ट आ गई। तो जिस पर हम क्लिक करके जो लिस्ट आती है आपकी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन कह रहे होते हैं। क्लियर? ठीक है जी, चलो, इसके बाद हमारा इसी एक्सेल के अंदर होम टैब के ही अंदर एक ग्रुप होता है स्टाइल का। कौन सा स्टाइल का, जैसे एमएस वर्ड में स्टाइल था ना हमारा, बिल्कुल उसी प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार से। तो इसका प्रयोग करके सेल को टेबल के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। इसके लिए अलग डिजाइन व स्टाइल हमें पहले से ही दी रहती है, यानी कि यूजिंग दिस सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेबल फॉर्मेट, फॉर दिस डिफरेंट डिजाइन एंड स्टाइल आर गिवन। यानी कि आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर जो कोई डेटा बनाया है और इतनी सेल की मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने इसे यहाँ पर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर जो हमें क्या है, अलग अलग तरीके की टेब दी गई हैं, और यहाँ से तो हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। जैसे ही आप फॉर्मेट एज टेबल करके ओके करोगे, तो आपको जो भी फॉर्मेट यहाँ पर ठीक लग रहा है
वो फॉर्मेट आप इसमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसी के जरिए मैंने देखो यहाँ पर एक टेबल बना दिया आपके। अब ये क्या बन गई, अब ये आपकी यहाँ पर एक टेबल बन गई नॉर्मल तरीके से। ठीक है, सबका जिसमें आप सिर्फ कैश लिखोगे उसका क्या है, बाय डिफॉल्ट राइट होता है। आपका नंबरिंग का जो अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल का मतलब क्या है कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट करा है उसे टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद इसी स्टाइल के ही अंदर होम टैब के, इस होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए होते हैं। एक तो होता है फॉर्मेट एज टेबल, यानी कि जो एरिया आपने सिलेक्ट करा है उसे एज अ टेबल फॉर्मेट करने के लिए बहुत कम समय में, वो आपने अभी अभी देखा। इसके अलावा एक दूसरा और ऑप्शन होता है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है ये समझने की जरूरत है। वैसे उसके नाम में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग। यानी कि आप समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे, मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, मैंने यहाँ लिखा हिंदी, नहीं, मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसमें नंबर दे दिए कि राइट क्वेश्चन कितने हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मार्क्स कितने हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर ना तो परसेंटेज की जरूरत है और ना ही हमें यहाँ पर जरूरत है किस चीज की, रुपीस की, तो हम इस दोनों को जनरल कर देते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर राइट क्वेश्चन लिखे, मान लो इंग्लिश में तुम्हारे राइट हो गए 18, ठीक है। कंप्यूटर में मान लो तुम्हारे राइट हो गए 10, जीएस में मान लो तुम्हारे राइट हो गए 41, रीजनिंग में तुम्हारे राइट हो गए 22 और मैथ में तुम्हारे राइट हो गए 14। ठीक है। या 15 मान लो। अब आप आ गए मार्क्स में, तो कंप्यूटर में आपके 15 में से 15 हैं, रीजनिंग के आपके 22 में से कम रह गए, थोड़े नेगेटिव में कट गए। जीएस में भी आपके यहाँ पर 38 नंबर रह गए मान लो, कंप्यूटर में पूरे हैं आपके, और आपके इंग्लिश में भी आपके यहाँ पर 16 नंबर रह गए सपोज। ठीक है। तो अब हमने ये क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली। ओके। इसके बाद अगर मैं इसमें परसेंटेज को भी जोड़ लूं ऐसे ही, ठीक है, और यहां पर मैं इनकी क्या है परसेंटेज भी निकाल के डाल दूं कि आखिर इनकी परसेंटेज कितनी कितनी बन रही है, तो आप देखोगे कि तो अब मान लो छोड़ो परसेंटेज, छोड़ते हैं हम यहाँ पर इतना ही कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है कि मान लो मैंने इसे सिलेक्ट करा, मैंने इतनी रेंज को सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूं। कौन सी कंडीशन, कि जिनमें हमारे एक मिनट, यहाँ पे हम एक और दूसरी चीज कर सकते हैं, टोटल। रुकेंगे, एक मिनट रुकिएगा बस, बहुत अच्छे से सभी चीजें आपको अभी समझ में आएंगी। मैंने यहाँ पर लिखा टोटल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने बच्चे के टोटल मार्क्स लिख दिए। मान लो किसी बच्चे के आए हैं 58 नंबर, किसी बच्चे के आए हैं 65 नंबर, किसी बच्चे के आए हैं 74 नंबर, किसी बच्चे के आए हैं 38 नंबर, किसी नंबर के बच्चे के आए हैं 22 नंबर। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो हमने यहाँ पर किया है इसमें ऐसे जितने बच्चे हैं जिनके 50 से नीचे नंबर आए हैं उस पर एक कलर आ जाए। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट पे जाऊंगा। अब कौन सा, ग्रेटर देन, तो मैंने ग्रेटर देन। अब जो 50 से बड़ा है उसे तो ये ग्रीन कलर से दिखाए, तो डार्क ग्रीन होके 50 से बड़े वाले अपने आप ग्रीन हो गए। इसके बाद यहीं पर मैं डालता हूं लेस देन, जो 50 से छोटा है वो रेड से दिखाए। ओके। तो आप देखोगे कि यहां पर मैंने टेक्स्ट तो नहीं दिया था इन्हें, इधर वालों को मैंने टेक्स्ट तो नहीं दिया था, लेकिन आप देख पाओगे कि अपने आप
जिसमें 50 से ज्यादा है वहां क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और जहां पर 50 से कम है वहां रेड हो गया। यानी कि यानी कि आपने यहां पर क्या देखा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि जो कंडीशन आपने इस पूरे एरिया में दे दी वो क्या हो गया, वो फॉर्मेटिंग हो गई। जैसे मैं यहां पर लगाना चाहता हूं मान लो, और मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब मैं चाहता हूं जो टॉप 10 है, इसमें टॉप 10 है आपके, उसका कलर कैसा हो जाए, उसका कलर आपका यहां पर रेड फिल हो जाए। तो देखो क्योंकि टॉप 10 क्या जितने हैं सब इतने ही हैं आपके कुल मिलाकर के। मान लो ये मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने इसे सिलेक्ट करा, 10 से ज्यादा हो गई। अब मैं यहां पर आया और मैंने लिखा बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम कैसे हो जाए आपके, येलो हो जाए। तो आप देखोगे कि जो नीचे के 10 आइटम है वो कैसे हो गए आपके, येलो हो गए। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यही चीज मैंने यहां लिख दी है, आप देख लोगे और इसे समझ लोगे। क्या है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि इट इज यूज टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स in a range based on your condition. It can be a condition number value or a rule based on any text. Cell can be highlighted to analyze any data by changing the formatting of the cell. यानी कि इसका उपयोग आपकी कंडीशन शर्तों के आधार पर किसी रेंज में सेल्स की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। यह कंडीशन नंबर वैल्यू या किसी टेक्स्ट पर आधारित नियम होता है और सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए सेल्स को हाईलाइट किया जाता है। मान लो अगर किसी बच्चे का डेटा आपने यहाँ चेंज करा, इसके आपने 65 की जगह 35 नंबर कर दिए, तो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब हम कोई बच्चे के रिजल्ट बना रहे होते हैं, किसी स्कूल का रिजल्ट हम बना रहे होते हैं। तो इस टाइप में फिर हमें यहाँ पर इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है और बहुत हेल्पफुल हो जाता है। हमें स्पेशली कोई कलर नहीं देना पड़ रहा, टॉपर बच्चे या हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हमें अलग ही यहाँ पर हाईलाइट होकर के दिखाई दे जाएंगे। तो मुझे बताएंगे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं। हाईलाइट सेल रूल, आप रूल को हाईलाइट कर दोगे। बॉटम और टॉप 10 देखने हैं क्या आपको, तो देखो मैंने यहाँ पर फोटो लगाए हैं कुछ। अगर आप हाईलाइट सेल रूल्स पर जब क्लिक करते हो तो आपसे पूछेगा इतनी संख्या से बड़े वाले ग्रेटर देन, इतनी संख्या से छोटे वाले को हाईलाइट करना है लेस देन, बिटवीन इस संख्या से इसके बीच वाले को क्या करना है हाईलाइट करना है, तो बिटवीन, इक्वल टू बराबर वालों को बराबर हाईलाइट करना है ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ उसे हाईलाइट करना है, डेट लिखी हुई है उसे हाईलाइट करना है। ठीक है, या फिर यहां पर नीचे ऑप्शन आ रहा है टॉप बॉटम रूल, यानी कि अगर आप टॉप 10 को हाईलाइट करना चाहते हो, टॉप 10% वालों को हाईलाइट करना चाहते हो, टॉप 10 बॉटम आइटम को हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस आपको यहां पर दिए रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, खुद से आप कुछ नियम बना सकते हो। यहाँ पर न्यू रूल भी आपको दिया है ना, खुद से रूल बनाया है उसे हटाना चाहते हो तो क्लियर रूल कर दो। डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, ये चीजें आपको यहाँ पर दी होती हैं। ये बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारे फंक्शन हमारे अवेलेबल हैं। कैसे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और डेटा बार में जाकर के मुझे बनाना है, तो देखो जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसका पूरा ब्लू कर दिया, जिसका कम था उसका कम ब्लू करा, जिसका उससे ज्यादा है। तो ऐसे ही आपने जब डेटा एनालाइज किया जाता है तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो इसी से बनाई जाती हैं। अब देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये सभी चीजें, है ना। आइकन सेट, आपको जिस प्रकार का आइकन बनाना है, जहां पर चीजें बढ़ रही हैं वहां ऊपर का एरो हो गया, जहां घट रही हैं वहां नीचे का हो गया, जहां नीचे की तरफ जाते जाते बची हैं वहां इधर का एरो हो गया। तो ये सभी चीजें आपकी कहां पर होती हैं, ये सभी चीजें हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। किसके अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपकी आती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। डेटा बार में मैंने आपको फोटो सभी दिखा दिए कि ये ऑप्शंस भी हमारे होते हैं। ठीक है, चले, इसके अलावा कलर स्केल, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर होते हैं। याद नहीं करनी ये चीजें आपको, बस देख लेनी है कि हाँ ये ऑप्शन भी होता है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ आप इसे कर जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, तो सेलों की श्रेणी को अपनी सेल के साथ शीघ्रता से तालिका में परिवर्तित करें, यानी कि क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल एज अ टेबल विद इट्स ओन स्टाइल। यानी कि आपने कुछ सेल को क्या करा, सिलेक्ट करा और उन सेल को सिलेक्ट करके बहुत जल्दी ही टेबल में कन्वर्ट कर दिया। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने आज की क्लास में पढ़ा कि भैया अलाइनमेंट 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में 3 और वर्टिकल में 3।
इसके बाद हमने आगे बढ़ा, आपका wrap टेक्स्ट क्या होता है, तो जो टेक्स्ट आगे निकल जा रहा था उसे उसी के नीचे लाने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा टेक्स्ट ओरिएंटेशन, तो टेक्स्ट को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो ये। इसके बाद में हमने और चीजें जो जानी वो फॉर्मेट एज टेबल को जाना, नंबर को जाना कि हम अपनी सेल में कोई फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जिससे हम 10 लिखें तो परसेंटेज अपने आप आ जाए, है ना, या फिर करेंसी अपने आप आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट एज टेबल जाना, जितना एरिया सिलेक्ट करा उसकी अपने आप टेबल बन गई। और उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जानी, यानी कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग लगनी। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया आज की क्लास में, जो जो टूल बताए उन सभी चीज़ों का। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब इतने अच्छे से भाई इन चीज़ों को नहीं बताता कोई भी, सब सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं कि बस करा दिया ऐसे ही करके कि 4 क्लास 5 क्लास एक्सेल की करा दी, हो गया काम। मैं तुम्हें नंबर तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा, अगर एक अपर लेवल के पूरे में से पूरे नंबर लाने तो ज्ञान होना चाहिए, है ना, स्किल होनी चाहिए हमारे पास, हमें एक्सेल चलाना आना चाहिए, तब तुम पूरे में से पूरे कर सकते हो, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अन्यथा इतनी चीज एक्सेल इतने में खत्म हो जाता है लोगों का, है ना, ये भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए करा रहा हूँ कि तुम सीख भी जाओ और पूरे में से पूरे स्कोर भी करो, है ना। तो इसकी कदर किया करो, ऐसे मुंह मत बनाया करो कि क्यों पढ़ा रहे हैं इतना या कुछ भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो समझदार बच्चे हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनका फोकस इधर रहता है, उन्हें हर एक चीज समझ में आई होगी। देखो, ऐसा तो हो सकता है कि किसी को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट्स कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, लेकिन पूरी क्लास ही समझ में नहीं आई, तो फिर भैया दिक्कत कहीं ना कहीं आप में भी हो सकती है। उसे चेक करो, उसे दूर करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखो, बहुत आगे जाओगे। ख्याल रखिए अपना। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।